हेलो ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू आपको मिलेंगे वॉइस नोट्स फ्रॉम द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल क्लास 9th बायोलॉजी के। सो स्टूडेंट, आपको डबल बेनिफिट होगा इस वीडियो के थ्रू। आपको नोट्स मिलेंगे और साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, यानी एक तरीके से वॉइस नोट्स का काम करेंगे ये आपके। तो लिखते जाइए, समझते जाइए और चैप्टर को अपने को ईजी बना लीजिए। राइट स्टूडेंट, चलिए बहुत जल्दी से पढ़ते हैं। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक सेल। आपको पता है सेल्स आर द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स। राइट, आपको पता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर बना है, जिसे सेल बोला जाता है। सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर करा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के थ्रू किसे डिस्कवर करा, सेल को डिस्कवर करा। ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा 1674 में। उसके बाद हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, आपसे पूछा जा सकता है तो आप बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर करा सेल के। एक नए साइंटिस्ट आए उसके बाद पुरकिंज। कौन आए? पुरकिंज। 1839 में उन्होंने एक फ्लूइडिक सब्सटेंस को डिस्कवर करा सेल के अंदर, जिसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सेल थ्योरी किसने दी, तो सेल थ्योरी आपके स्केलेटन और श्वान ने दी। किसमें? 1838-39 में। उन्होंने क्या बोला कि सारी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर बनती हैं। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनता है, यानी कि सेल कभी आपकी मरती नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। सेल टू सेल अपने आप में कन्वर्ट होती चली जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट, पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। आपके स्क्रीन पे पूरा आंसर फ्लैश हो रहा है, आप ऐसे ही एज इट इज का एडिशन अपनी कॉपी में उतार लेंगे। These organism is represented by a single cell। यूनि है तो सिंगल है, मल्टी है तो बहुत सारी सेल्स हैं। सारा काम जो होगा वो एक ही सेल करेगी यूनिसेलुलर में, और मल्टी सेलुलर में आपके बहुत सारी सेल वर्क करेंगी। तो यानी कि जब एक ही सेल है यूनिसेलुलर में तो कोई भी डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं होगा। भाई आप वर्क कब डिवाइड करोगे? जब बहुत सारी सेल होंगी। जब एक ही सेल हो सारा काम उसे ही करना पड़ेगा। मल्टी सेलुलर में डिवीज़न ऑफ वर्क होगा क्योंकि बहुत सारी सेल आपकी ऑपरेट कर रही होंगी, तो लाइफ स्पैन जो होगा इंडिविजुअल सेल का शॉर्ट हो जाएगा यूनिसेलुलर में। बट मल्टी सेलुलर में क्या होगा, आपका जो लाइफ स्पैन है वो लॉन्ग होगा क्योंकि डिवीज़न ऑफ लेबर होगा, तो सेल आपका ज़्यादा टाइम तक वर्क कर पाएंगी। राइट, द नेक्स्ट टॉपिक अराइजेज इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, मार्क कर लेना। नाउ आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, लेफ्ट में यूकैरियोटिक है, राइट में प्रोकैरियोटिक है। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, आपके स्क्रीन पे पूरा आंसर फ्लैश हो रहा है। ये सेल आपके सिंपल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इनके अंदर मेम्ब्रेन होती है। इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, इनके अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनली एब्सेंट होती है, जो जिससे मेम्ब्रेन बाउंड होती है, पर इसके अंदर सेल ऑर्गेनिज्म आपकी प्रेजेंट होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सो ऑन। सेल डिवीजन इसका फिजन के अंदर होता है। फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, और इसके अंदर माइटोसिस, यानी सेल अपने आप ही डिवाइड होती चली जाती है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है वर्क का डिवाइड होना, वो सिर्फ आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिवीजन ऑफ लेबर कब होगा? जब अलग अलग पार्ट्स होंगे, अलग अलग सेल्स होंगे और वर्क उसका डिवाइड हो जाएगा। सेल ऑर्गेनली आप जानते हो कि जो सेल्स हैं वो फर्दर अपने वर्क को डिवाइड कर देती है, अपने ऑर्गन्स को डिवाइड कर देती है, अपने पार्ट्स को डिवाइड कर देती है वर्क करने के लिए, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनली बोलते हैं। शेप ऑफ द सेल। शेप ऑफ द सेल आपकी वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। हर बॉडी में, हर ऑर्गेनिज्म में जो शेप ऑफ द सेल है वो आपकी कैसी होती है? डिफरेंट हो सकती है। अलग अलग चीज़, अलग अलग जो आपकी चीज़ें हैं आपकी बॉडी में, तो उनके अंदर जो सेल्स हैं उनकी जो शेप है वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो शेप ऑफ द सेल है वो कौन मेंटेन करता है आपका? वो आपका टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका क्या करेगा? मेंटेन करेगा। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो आपकी सेल शेप है वो आपकी फंक्शन पर डिपेंड करेगी। जिस टाइप का फंक्शन होगा सेल अपने आप को उस टाइप का शेप दे देगी।
सेल साइज, अगर हम सेल साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपका सेल साइज होता है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जो सेल साइज है वो आपका टिपिकली लार्जर होता है, यानी कि 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होगा। कितना? 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर। अगर हम सेल नंबर की बात करें तो आपको पता है सेल नंबर जो होता है वो इनडेफिनेट होता है, यानी कि आप पता नहीं कर सकते। यानी इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं, इन्फिनिट सेल्स होती हैं, आप पता नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की बात करते हैं अगर हम, तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के लिए पहले हम जान लें कि कितने रीजन होते हैं सेल के अंदर। 3 रीजन होते हैं आपके मेनली, द सेल मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। आप लोग अच्छे से पढ़ लें इस चीज़ को। जो फंक्शनल रीजन होते हैं सेल के अंदर 3 होते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। पहले पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप नोट्स भी बनाते जाएं साथ साथ। इसके बेटा फंक्शन जरूर पढ़ना पेपर के लिए, फंक्शन आते हैं आपके जरूर लिखने के लिए। ठीक है, ये क्या काम करता है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो शेप प्रोवाइड करता है सेल को, सेलेक्टिवली परमेबल होता है, यानी जिन गैस और वाटर मटेरियल के जितनी क्वांटिटी में एंटर करना होता है उतनी क्वांटिटी में एंटर कराता है, और अगर ज़्यादा हो तो सेल मेम्ब्रेन आपकी बंद हो जाती है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है किसे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल को। सेल वॉल आपको पता है, यानी जो सेल के आउटर एरिया में होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये क्या फंक्शन होता है इसका? रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि ऊपरी जो सरफेस है उसे ठोस बनाती है ताकि आसानी से कोई भी चीज़ एंटर ना कर जाए। ठीक है, इट प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ लिव, यानी सेल को ड्राई नहीं होने देती, वेट रखती है, यानी कि लुब्रिकेशन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इट प्रोवाइड शेप टू द प्लांट सेल, और ये भी रेस्पॉन्सिबल होता है क्या देने के लिए? शेप देने के लिए किसी प्लांट सेल को। नाउ व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ क्लियर कलरलेस जेली लाइक विस्कस सेमी सॉलिड फ्लूइड, राइट। इट इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. It contains all components of the cell including the cell membrane. If it is removed from the cell dies. तो प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? ये सेंट्री लोकेटेड होता है न्यूक्लियस के, कलरलेस होता है, जेली लाइक विस्कस होता है, सेमी सॉलिड फ्लूइड। अगर ये सेल के अंदर से निकल जाएगा तो सेल आपकी डाइड हो जाएगी, यानी कि कंप्लीट जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। अगर इस सेल के अंदर से निकल जाएगा तो सेल आपकी डाई कर जाएगी, यानी कि सेल डाई करने के बाद ऑर्गेनिज्म आपका डाई कर जाएगा। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस होता है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली। आपसे पूछा जा सकता है विच वन इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली, तो आप बोलेंगे न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, सेंटर पर प्रेजेंट होता है सारी सेल के। ठीक, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, पोरस होता है, और किसके अंदर प्रेजेंट होता है? बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर प्रेजेंट होता है। और किस क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट? न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके फंक्शन आते हैं बेटा पेपर में लिखने के लिए न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस क्या करता है? इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल डायरेक्टली। ये सारे के सारे सेल के फंक्शन करता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। और इट कंट्रोल सेल डिवीजन, तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है, वर्क है, वो भी कौन डिवाइड करता है? न्यूक्लियस। नाउ द नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करता है? इट इज अ विस्कस होमोजेनियस एंड कोलाइडल लिक्विड दैट कंटेन्स वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स. इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बेटा फंक्शन जरूर रहेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सब चीज़ों के। इट इज़ अ फिजिकल बेसिस ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? साइटोप्लाज्म. वेरियस ऑल सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द साइटोप्लाज्म. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्योंकि इट अलाउज और परमिट द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल ऑफ द सेल. वो उन्हीं मटेरियल को एंट्री कराता है जिनकी ज़रूरत होती है सेल को, जितनी अमाउंट में ज़रूरत होती है. इट परफॉर्म सर्टेन फिजिकल एक्टिविटीज सच एज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस फॉर इनटेक ऑफ सम सब्सटेंस, यानी कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा. नाउ व्हाट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. तो डिफ्यूजन होता है आपका गैस का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन until uniform concentration is finally achieved. Diffusion is fastest in gases phase and then in liquid and solids.
तो डिफ्यूज़न जनरली आपका गैसेस का होता है। तो गैसेस आपकी जो मूव करती हैं वो जनरली गैसेस आपके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करती हैं। कब तक मूव करेगी? जब तक आपका यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन एक सेटल नहीं हो जाता। उसके बाद बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज़ अ पैसेज ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस होता है आपका वाटर का। तो ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस इज प्योरली अ मैकेनिकल डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी ये भी एक तरीके का डिफ्यूजन प्रोसेस होता है बाय विच सेल एब्जॉर्ब वाटर विदाउट स्प्रेडिंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि आपकी कोई भी एनर्जी स्पेंड नहीं होगी विदाउट स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी एनर्जी आपकी खर्च नहीं होगी। तो दिस इज ऑस्मोसिस इज अ डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ वाटर। नाउ स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो आपका पेपर में पूछा जाता है। ऑस्मोसिस भी आता है पेपर में और आपका डिफ्यूजन भी आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिए क्या होता है। इफ द मीडियम सराउंडिंग अ सेल हैज अ हाई वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। अगर सराउंडिंग में पानी ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है तो पानी ऑस्मोसिस के थ्रू आपका सेल के अंदर चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? देयर इज अ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज ऑफ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन। सेल के अंदर जो वाटर और जो बाहर का कंसंट्रेशन है वो सेम है, देन देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दिस केस water crosses plasma membrane in both the direction. In such situation the cell will maintain the same size, यानी उस केस में ना तो सेल आपकी श्रिंक करेगी ना सेल करेगी, सेम साइज पे रहेगी। दैट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। उसके बाद आता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से कि सराउंडिंग में पानी कम होना चाहिए, सेल के अंदर पानी ज़्यादा होना चाहिए। तो जो पानी है वो आपका सेल से बाहर की तरफ जाएगा। दैट इज़ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो वाटर है वो आपका सेल से लीव करेगा और बाहर की तरफ चला जाएगा। देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। उस केस में क्या होगा, जो आपकी जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगी। उस सिचुएशन में प्लांट सेल को बोला जाता है क्या? प्लाज्मोलाइज्ड। और एनिमल सेल को बोला जाता है क्रीनेटेड। याद रखेंगे, प्लांट सेल को बोला जाता है क्या? प्लाज्मोलाइज्ड। और एनिमल सेल को क्या बोला जाता है? क्रीनेटेड। ठीक है, याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। एज इट इज़ अपनी कॉपी में उतार लेंगे, बहुत ईजी है। डिफ्यूजन कैन अकर इन एनी मीडियम, osmosis can only occur in liquid medium. The diffusing molecule may be solid, liquid or gas. It involves movement of solvent molecules only. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जरूरत नहीं होगी आपके डिफ्यूजन में, पर आपका ऑस्मोसिस में होगी क्योंकि वाटर को रोकना पड़ेगा। It is depend on the free energy of the molecules. It is diffusion of solvent molecule only, right? So this is the difference between diffusion and osmosis. As it is आप कॉपी में उतार लेंगे, पेपर में स्टूडेंट पूछा जाता है, आप याद कर लेंगे as it is, right? Now the next topic, देखिए क्या दिया गया इसमें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो कुछ आपके सेल क्या करती है, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करती है, जैसे कि आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और एंडोसाइटोसिस है। ठीक है, तो आप लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस पढ़ लेंगे इस टॉपिक को। इन दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट पहले पढ़ते हैं। इन दिस केस एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, इट नीड्स कैरियर प्रोटीन्स टू अकर एंड यूज एनर्जी ऑफ एटीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। The next topic is endocytosis is the ingestion of material of plasma membrane. It includes phagocytosis, which means cell eating, potocytosis, which means cell drinking, and receptor mediated endocytosis, जो आपके endocytosis process के अंदर आते हैं। And what is the meaning of exocytosis? The membrane of vesicle can fuse with plasma membrane and extrude its content to the surrounding medium. This process is called cell vomiting or exocytosis. It occurs in various cells to remove the undigested residues of substance
ब्रॉट इन बाय एंडोसाइटोसिस सिक्रीट सब्सटेंस सच एज हार्मोन्स एंड एंजाइम। तो इसे आपके एक्सोसाइटोसिस को सेल वॉमिटिंग बोला जाता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ये सेल से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। इसके बाद टॉपिक आता है, जो मेन टॉपिक है वो आपका है सेल वॉल। इसके बाद जो मेन टॉपिक है स्टूडेंट वो है आपका सेल वॉल। सेल वॉल देख लेंगे, आपकी रिजिड सेल वॉल होती है, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, नॉन लिविंग होती है, यानी कि सेल फर्दर डिवाइड नहीं होती, बस अपना काम करती है, राइट। डेड सेल्स होंगी, लिविंग नहीं होंगी, एंड फ्रीली परमेबल एंड सिक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द प्लांट सेल, क्योंकि जब रिजिड होगी तो वो शेप प्रोवाइड करेगी प्लांट सेल को, एंड प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ सेल, यानी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगी, सेल को ड्राई नहीं होने देगी। प्लाज्मोलाइसिस अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, फिर से पढ़ लेते हैं। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर, जब एक प्लांट सेल के अंदर से वाटर लूज होगा थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज अ श्रिंकेज, तो सेल आपकी क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलाइसिस। न्यूक्लियोलस क्या चीज होती है, इट इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। आपसे एक नंबर में पूछा जाता है विच इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, तो आप बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ठीक है, आपसे पूछा जाता है विच वन इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, तो आप बोल देंगे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। और आपसे पूछा जाता है विच इज हेल्पफुल इन द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द साइटोप्लाज्म और इन द साइटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पढ़ लेंगे दोनों पॉइंट, न्यूक्लियोलस वाला भी और राइबोसोम वाला भी। विच वन इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, एंड विच वन इज हेल्पफुल इन द प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम स्टूडेंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास तक काम आएगा, तो इसे यहीं पर खत्म कर लीजिएगा। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यूजुअली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट बिकम्स विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिविजन्स। Chromosomes contain hereditary information of the cell in the form of genes. It consists of DNA, that is deoxyribonucleic acid और proteins। ठीक है, जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं किसमें, पेरेंट प्लांट से, यानी कि पेरेंट प्लांट से या पेरेंट एनिमल से उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके बच्चों में, दैट इज कॉल्ड क्या, क्रोमोसोम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन या पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। नाउ समथिंग टू बी नोटेड दैट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके कुछ, कि एक जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं, वो ऑलरेडी एज इट इज ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और आपके 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो आपका गर्ल प्रोड्यूस होगी या बॉय प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। अगर पेयर कंडीशन है क्रोमोसोम की तो उसे बोला जाता है डेप्लॉइड। क्या बोला जाता है, डेप्लॉइड। और फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को बोला जाता है डेप्लॉइड सेल। क्या बोला जाएगा, डेप्लॉइड सेल। and a body cell is called to be diploid, a set of comprising of unpaired chromosome of the each kind। अगर क्रोमोसोम आपके अनपेयर्ड हैं, क्योंकि आपको पता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जीन्स होते हैं, वो आपके पेयर में वर्क करते हैं। अब अगर अनपेयर्ड कंडीशंस है इसके सेल की तो उसे बोला जाएगा हैप्लॉइड, और सेल होगी आपकी हैप्लॉइड सेल। क्या होगी आपकी, हैप्लॉइड सेल। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज साइटोसोल एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। क्या, साइटोसोल एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। पहले तो आप नोट्स लिख लीजिए, इसकी स्क्रीन रोक के नोट्स लिख लीजिए आराम से इसके। तो सोल्यूबल पार्ट होता है किसका, साइटोप्लाज्म का, ठीक। ग्राउंड सब्सटेंस और बैकग्राउंड मटेरियल होता है किसका, साइटोप्लाज्म का, और कहाँ पे लोकेट होता है, सेल ऑर्गेनेली के बीच में लोकेट करता है, ठीक। फंक्शन क्या होता है इसका, इट इज़ अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड विटामिन, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मूवमेंट, यानी लिविंग साइटोप्लाज्म जो होगा, क्योंकि फ्लूइडिक मटेरियल में होगा तो हमेशा मूव करता जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, व्हाट इज सेल ऑर्गेनेली। हमने पढ़ा था कि जो सेल फर्दर डिवाइड करते हैं अपने फंक्शंस को, अपने वर्क को, ठीक। तो उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप के होते हैं, RER और SER।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो होता क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज इनसाइड द सेल देयर एग्जिस्ट अ मेम्ब्रेन नेटवर्क, एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का जिसके अंदर फ्लूइड आपका फिल्ड होता है, ठीक है, विच ऑलमोस्ट फिल्स अप द इंट्रासेलुलर कैविटी, यानी जो सेल के अंदर कैविटीज हो उसे फिल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका रफ भी होगा जो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, और आपका स्मूथ भी होगा, ठीक है, विच इज़ विदाउट राइबोसोम एंड इज मीड फॉर सिक्रेटिंग लिपिड्स। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए यानी लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए एसईआर होगा, और राइबोसोम्स क्या करता है, पढ़ा था आपने पीछे, तो राइबोसोम्स आपको प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा और लिपिड्स को करेगा आपका एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स फंक्शन जरूर पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस आप लोग देख लीजिए, आपके नोट्स में दिखाई दे रहे हैं। इट प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, इट फॉर्म्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द स्केलेटल ऑफ द सेल, राइट, दैट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Second one is ribosome. So ribosomes are the dense and granular particles which occurs free in cytosols or remain attached to rough endoplasmic reticulum. Its main constituent are RNA. RNA के फुल फॉर्म याद करेंगे स्टूडेंट, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो आपको पता है पीछे आपने पढ़ा था कि राइबोसोम्स कहाँ पे आपका वर्क करता है, इट plays an important role in the synthesis of the proteins. इंपॉर्टेंट स्टूडेंट याद करके रखेंगे कि राइबोसोम किस में वर्क करता है, आपका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में। नेक्स्ट स्टूडेंट गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी क्या होती है, आपकी क्या होती हैं, दैट इज द अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which is turn originates from rough endoplasmic reticulum. फंक्शन जरूर याद करेंगे, दैट इज इट प्रोड्यूस वैक्यूल्स और सेक्रेटरी वेसिकल्स विच कंटेन सेलुलर सिक्रीशंस, एग्जांपल enzymes, protein and lactoprotein of milk. So that is for the function of Golgi body. It also involved in the synthesis of cell wall, plasma membrane and liposomes. ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गोल्गी बॉडी अगर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये एंजाइम प्रोटीन्स वगैरह प्रोवाइड कराता है सेल को, अगर गोल्गी बॉडी ख़त्म हो जाएगी तो आपकी सेल भी डैमेज हो जाएगी। उसके बाद लाइसोसोम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे व्हाट इज लाइसोसोम। तो दीज आर द टाइनी स्फेरिकल sac like structures evenly distributed in the cytoplasm. Each lysosome contain powerful enzyme which are capable of digesting or breaking down all organic material. This is the function of lysosome. Important student paper के लिए function. Lysosomes are called as suicidal bags or digestive bags because they destroy all foreign material which enter the cell such as bacteria and virus. They protect the cell from bacterial infection. तो सेल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, जर्म से प्रोटेक्ट करता है आपका लाइसोसोम, ठीक है। दे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऑल्सो ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर व्हेन सेल गेट डैमेज लाइसोसोम में बस्ट और एंजाइम ईट अप देयर ओन सेल, देयरफॉर दीज आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तो इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं व्हाट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ये भी याद करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यहाँ पे सेल रेस्पायर करती है, ठीक। इसके बाद दे यूज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट प्रेजेंट इन द सेल टू CO2 एंड वाटर वेपर्स। ऑक्सीडेशन रिलीज एनर्जी, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी तो सेल को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक। एक बार मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। Oxidation release energy, a portion of which is used for ATP, that is adenosine triphosphate, energy की फॉर्म में रिलीज होगी। The energy stored in ATP is used by the cell, so they are known as the power house of the cell. तो जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाएगा। नेक्स्ट वन स्टूडेंट प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या होती हैं, प्लास्टिड अकर्स इन मोस्ट प्लांट सेल एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो प्लास्टिड्स आपका प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली होती है, यानी अपने आप ही डिवाइड होते चली जाती हैं अपने वर्क के हिसाब से। प्लास्टिड आपके कितने टाइप के होते हैं देखते हैं अभी। प्लास्टिड्स आपके 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, प्लास्टिड्स आपके 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। एज इट इज़ आप अपनी कॉपी में नोट्स लिखेंगे और एज इट इज़ समझ जाएंगे। क्रोमोप्लास्ट क्या काम करता है,
दे इम्पार्ट वेरियस कलर टू द फ्लावर एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो डिफरेंट कलर जो फ्लावर को दिए जाते हैं वो आपका क्रोमोप्लास्ट देता है। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? क्लोरोप्लास्ट आपकी सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, फोटोसिंथेसिस में वर्क करता है, यानी कि फूड बनाने में। ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है? दैट कैन स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। तो फूड स्टोर करने में मदद करता है प्लांट्स में। डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट एज इट इज लिख लेंगे अपने पेपर के लिए, ठीक है। ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट और नॉन ग्रीन होते हैं आपके क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस होगा आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर डिफरेंट कलर्स होने की वजह से क्या होगा? जो आपके पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट्स हैं वो आपके अट्रैक्टेड होंगे और डिफरेंट कलर्स इम्पार्ट होंगे। नाउ द टॉपिक अराइजेज दैट इज कॉल्ड वैक्यूलर। वैक्यूल्स क्या होते हैं? दैट इज मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि वाटर का प्रेशर मेंटेन करते हैं सेल में, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल्स, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस बोलते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं सेल के अंदर। और जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं या मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो टॉक्सिक आपके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट सेल में, उन्हें निकालने में मदद करता है, ठीक है। दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, और प्लांट को रिजिड बनाने में, ठोस बनाने में मदद करता है आपका वैक्यूल्स आउटर स्ट्रक्चर से। पर ऑक्सीजोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? आपकी किडनी में प्रेजेंट होते हैं और लीवर सेल्स में आपके प्रेजेंट होते हैं। ये आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने के लिए वर्क करते हैं, जैसे कि आपका डीऑक्सीफिकेशन, जैसे कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। तो सेल के अंदर आपके जितने भी टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो मेटाबॉलिक प्रोसेस आपके सेल के अंदर हमेशा होते रहते हैं, तो उसमें जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, या बैड सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी बॉडी सस्टेन नहीं कर पाती, उन्हें निकालने में मदद करते हैं पेरोक्सीसोम्स, और अपने पास स्टोर करके रखते हैं और किडनी के थ्रू आपके बाहर हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद सेंट्रोजोम आपके एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। आपसे पूछा जा सकता है सेंट्रोजोम किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है और सेल डिवीजन में वर्क करती है, न्यूक्लियस के पास लोकेट होती है, ठीक है। द वेरी लास्ट टॉपिक अराइजेज दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। स्टूडेंट अपने पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 99.9% आपके पेपर में आना ही आना है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल देख लीजिए। एनिमल सेल हैं, फीचर्स हैं, और प्लांट सेल हैं। फीचर के बेसिस पे एनिमल सेल और प्लांट सेल को मैंने डिवाइड कर रखा है आपके लिए सिंपल स्टडी में, आप लोग देख लीजिए। एज इट इज़ अपनी स्क्रीन को रोक के अपने नोट्स बना लीजिएगा। एक तरफ फीचर लिख के, एक तरफ प्लांट सेल के फीचर हैं और एक तरफ एनिमल सेल के फीचर हैं। तो जनरली स्मॉलर होती है आपके एनिमल सेल और आपकी कंपैरेटिवली लार्जर होती है आपके प्लांट सेल। सेल वॉल आपके एनिमल में नहीं होती, प्लांट पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म आपके स्मॉल वैक्यूल्स में होते हैं, इसमें लार्ज होते हैं। इसमें प्लास्टिड्स आपके एनिमल सेल में आपके एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके प्लांट सेल में, ठीक है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, पर आपके एब्सेंट होंगे किसमें? प्लांट सेल में। उसके बाद वैक्यूल्स आपके ज़्यादा होते हैं किसमें? एनिमल सेल में, कम होते हैं आपके प्लांट सेल में, ठीक है। लाइजोसोम्स आपके प्रेजेंट होते हैं किसमें? एनिमल सेल में, और रियरली प्रेजेंट होते हैं आपके प्लांट सेल में। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं किसमें स्टूडेंट? प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, ये आपके डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट। तो इन्हें एज इट इज़ पढ़ लीजिएगा और एज इट इज़ अपने नोट्स बना के लिख लीजिएगा। अगर हम डायग्राम की बात करें स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में जो डायग्राम है, या तो आपका नर्व सेल का डायग्राम आता है, वो हम सेकंड चैप्टर टिश्यूज़ में भी पढ़ते हैं, या तो आपका नर्व सेल का डायग्राम आता है, या आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आता है स्टूडेंट, या फिर आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम आता है स्टूडेंट। अपने दिमाग में नोट करके रख लीजिएगा, या तो प्लांट सेल आएगा पेपर बनाने के लिए, या एनिमल सेल आएगा, या न्यूरॉन आएगा ही आएगा। इन तीनों में से एक ना एक तो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या तो प्लांट सेल आए, या एनिमल सेल आए, या आपका क्या है? नर्व सेल है। तो एनसीईआरटी की बुक से या कहीं से भी स्टूडेंट बना के देखिएगा, कम से कम 5 बार बनाएंगे तो छठी बार अपने आप बिना देखे बना लेंगे, राइट, पेपर में। तो ज़रूर पढ़िएगा, राइट स्टूडेंट। तो अपने आने वाले पेपर के लिए ज़रूर याद से पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, 2-3 बार देख के बना लेंगे और जब तीसरी चौथी बार बनाएंगे तो बिना देखे आप अपने पेपर के लिए बना पाएंगे। राइट स्टूडेंट, तो ये थे स्टूडेंट आपके वॉइस नोट्स फ्रॉम द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो आप इनके नोट्स बना लीजिएगा अपने पेपर के लिए। 2-3 बार सुनेंगे तो स्टूडेंट आपको लर्न भी हो जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे, और मैंने आपको डायग्राम भी बता दिए चैप्टर में से कौन से डायग्राम्स आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अच्छे से पढ़